Hello students, today I will teach you the excretory system and this will be the fast track revision for all the medical student and I will teach you this excretory system in two parts. In first part will be the introductory lecture for the excretory system, and in second part I will teach you the renal clearance, GFR, micturition reflex, right? And the functions of kidney, right? So let's start this revision series. I hope you will enjoy. So जब भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले अगर हमारे दिमाग में कुछ आता है तो क्या आता है? किडनी. सो हम क्या करेंगे, पहले हम इस किडनी के बारे में थोड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. तो बेसिकली जो किडनी है वो हमारी बीन शेप्ड ऑर्गन है, राइट? एंड ये हमारी सिचुएटेड है थोरैसिक 12 से नंबर 3 रीजन तक पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है. एंड इसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है एंड द विड्थ जो होती है इसकी 5 सेंटीमीटर होती है एंड जो थिकनेस होती है इसकी 2.5 सेंटीमीटर होती है. आप कुछ इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, जैसे लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो विड्थ 10 का हाफ यानी 5 सेंटीमीटर होगा और जो थिकनेस होगी 5 का हाफ यानी 2.5 सेंटीमीटर होगा. एंड जो वेट है हमारी किडनी का वो 150 ग्राम्स होती है ईच किडनी की, राइट? सो जो एक किडनी होती है उसके अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं और जो नेफ्रॉन्स की जो लेंथ होती है वो 45 to 65 mm इन लेंथ होता है. सो जो नेफ्रॉन्स होते हैं, बेसिकली वी नो दैट द नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, राइट? सो द नेफ्रॉन्स are of two types, the cortical nephron and the juxtamedullary nephron. अब जो हमारे पास दो तरीके के नेफ्रॉन हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे, राइट? सो द कॉर्टिकल नेफ्रॉन दे आर 85 to 86% of nephron in the kidney, and they comprise, and juxtamedullary nephron comprises 14 to 15% of the nephron in the kidney. In cortical nephron there is a smaller size glomeruli located in the renal cortex, right? So basically जो cortical nephron है वो हमारा 85 to 86% comprise करता है nephron in the kidney, and the juxtamedullary nephron comprise करता है 40 to 50% of the total nephron present in the kidney, right? तो ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, कम अमाउंट में हमारे पास जक्स्टामेडुलरी, कम नंबर में हमारे पास जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है. तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होता है वो स्मॉलर साइज़ का होता है और रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है. वहीं जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसका जो ग्लोमेरुलस होता है वो लार्जर साइज़ का होता है और लोकेटेड होता है एट द जंक्शन ऑफ द cortex and medulla of the kidney. अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करते हैं तो उसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से वो रेस्ट्रिक्टेड होता है कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी के अंदर, राइट? हम इसके बारे में जानेंगे. जो किडनी होता है उसका जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो इनर पार्ट होता है उसे मेडुला बोलते हैं. अब जो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले छोटा है तो ये रेस्ट्रिक्टेड रहता है कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, कॉर्टेक्स वाले रीजन तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है. वहीं जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है वो उसके पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है, तो इस वजह से वो पेनिट्रेट करता है डीप इनटू द medulla. In cortical nephron, the loop of Henle manifests a vascular supply in the form of peritubular capillary plexus. मीन्स जो लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर जो वस्कुलर सप्लाई होता है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस के फॉर्म में होता है. हम अभी देखेंगे कि कैसे जो इफ्रेंट आर्ट्रियोल होता है वो हमारा फर्दर
क्या करता है, जो जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके चारों ओर एक कैपिलरी फॉर्म करते हुए जाता है, वो हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसमें वस्कुलर सप्लाई होती है इन द फॉर्म ऑफ पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस, बट यहाँ पर वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। वहीं जो हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसमें उसके लूप ऑफ हेनले में वस्कुलर सप्लाई होती है वासा रेक्टा से। वासा रेक्टा बेसिकली हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म में मदद करता है। वी नो दैट द काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू कंसंट्रेट द यूरिन, राइट। So the fifth difference is the rate of filtration is slow. In the cortical nephron, the rate of filtration is slow, while in the juxtamedullary nephron, the rate of filtration is fast. In cortical nephron, the cortical nephron basically play a major role in the excretion of waste product in the dissolved form of urine. Basically cortical nephron हमारा क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है वेस्ट प्रोडक्ट का यूरिन में डिज़ोल्व करके, ठीक है। और जो हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, जो कि इसके पास हमारे पास वासा रेक्टा प्रेजेंट है, तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पर होगा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में। एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या किस चीज़ में मदद करता है, अभी बताया ना, द किडनी, ये किडनी को मदद करे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में। तो ये जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में मदद करता है। तो जल्दी से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो हमारा 85 to 86% होता है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हमारा 14 to 15% होता है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका जो ग्लोमेरुलस होता है वो स्मॉलर होता है और रेस्ट्रिक्टेड रहता है रीनल कॉर्टेक्स वाले रीजन में। और वहीं जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस होता है वो हमारा लार्जर इन साइज होता है और प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। एंड जो उसका जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो शॉर्ट होता है और रेस्ट्रिक्टेड रहता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में। और वहीं जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले होता है वो लॉन्ग होता है, पेनिट्रेट करता है डीप इनटू द मेडुला। एंड जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका जो लूप ऑफ हेनले है वो पॉजेस करता है वस्कुलर सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस, while in the juxtamedullary nephron its loop of Henle manifest a vascular supply in the form of vasa recta. And the cortical nephron, in cortical nephron the rate of filtration is slow, and in juxtamedullary nephron the rate of filtration is fast. And the cortical nephron basically play a major role in the excretion of the waste product in dissolved form in the urine, and in juxtamedullary nephron plays an important role in the counter current mechanism, and it helps in the concentration of urine, right? So ये रहा हमारा डिफरेंस कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बीच। अब हम जल्दी से किडनी के स्ट्रक्चर का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर दो रीजन होते हैं, आउटर वाले रीजन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, ठीक। और हमारे पास क्या होते हैं कि ये जो किडनी होती है इसके अंदर हमारे पास 10 to 15 रीनल पिरामिड होते हैं, और हर रीनल पिरामिड से क्या जा रहा होता है, हमारा माइनर कैलिक्स जा रहा होता है। तो जब हमारा 10 to 15 रीनल पिरामिड होंगे तो हमारे 10 to 15 माइनर कैलिक्स होंगे, और 10 to 15 माइनर कैलिक्स ज्वाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, 2 मेजर कैलिक्स फॉर्म करते हैं, 2 मेजर कैलिक्स फॉर्म करते हैं, राइट। और ये हमारा यूरेटर होता है। एक बार हम जल्दी से नेफ्रॉन के भी स्ट्रक्चर ओवरव्यू कर लेते हैं। तो जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसमें हमारे पास जो है ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है,
ठीक है। ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या होता है, टफ कैपिलरीज होती है, और ये हमारा बाउमन्स कैप्सूल होता है। फिर बाउमन्स कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, फिर हमारा लूप ऑफ हेनले होता है, फिर हमारा ये DCT में एंड करता है, फिर हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होता है, और बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मिलकर कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं, राइट। और ये जो ग्लोमेरुलस के पास जहाँ से ब्लड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरियोल। और ग्लोमेरुलस से ब्लड जाता है वो किसके थ्रू जाता है, तो वो हमारा एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू जाता है, ठीक। और अगर हम PCT की बात करें, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसकी लेंथ जो होती है 15 mm होती है। लूप ऑफ हेनले की लेंथ 14 to 26 mm होती है, और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसकी लेंथ 20 mm होती है, और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसकी लेंथ 5 mm होती है। और इसके चारों ओर, मैं बता रहा था, इसके चारों ओर ये जो एफरेंट आर्टरियोल है, ये इसके चारों ओर जो ये जो फॉर्म कर रहा है, ये जो फॉर्म कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस बोलते हैं। इसी को बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस, राइट। तो ये होता है हमारा, यही एफरेंट आर्टरियोल हमारा ये फॉर्म करता है, ठीक। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, अब तक हमने बेसिकली किडनी का जो बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर था, बीन शेप था, उसकी लेंथ कितनी थी, कहाँ सिचुएटेड था, ये सब हमने देखा। फिर हमने नेफ्रॉन्स के बारे में देखा कि नेफ्रॉन्स दो तरीके के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया। फिर इसके बाद हमने पूरा ओवरव्यू अभी किया है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसे ओवरव्यू किया है। अब हम जल्दी से थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। हम देखेंगे कि अब किडनी में ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है, तो वो जल्दी से एक बार हम देख लेते हैं, इस फ्लो चार्ट से जल्दी से समझते हैं। फिर मैं बताऊंगा भी बेसिकली आर्टरीज कहाँ कहाँ होती है। इसके लिए आप जो हमारी टेक्स्ट बुक है फिजियोलॉजी की, चाहे AK जैन हो, आप उसमें एक बार डायग्राम को रेफ़र कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये आर्टरीज वगैरह दिख जाएंगे। वैसे मैं बता दूंगा क्योंकि रिवीजन वीडियो है तो इसमें मैं सब कुछ इलेबोरेट नहीं कर सकता। तो हम चालू करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी, राइट। तो जो हमारी रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ अरोटा, इज़ अ मेजर ब्रांच ऑफ अरोटा। ये जो अरोटा होती है उसी की ब्रांच होती है रीनल आर्टरी, ठीक। अब ये जो रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी में ब्लड आता है, रीनल आर्टरी से ब्लड जाता है हमारा इंटरलोबार आर्टरी। किस में जाता है, इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी से कहाँ जाता है, आर्क्वेट आर्टरी। आर्क्वेट आर्टरी से कहाँ जाता है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल से कहाँ ब्लड जाएगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ज्वाइन करके क्या फॉर्म करेंगी, एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल ब्रेकअप होगा और फॉर्म करेगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी plexus and vasa recta. We know that the peritubular capillary plexus is present in both cortical nephron and juxtamedullary nephron, but this vasa recta is only present in the juxtamedullary nephron. vasa recta किस में absent होता है, vasa recta जो है हमारा वो हमारा cortical nephron में absent होता है, ये सिर्फ हमारा juxtamedullary nephron में present होता। अब पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस एंड वासा रेक्टा ज्वाइन करके कहाँ ब्लड जाएगा, अब ये ब्लड जाएगा स्टैलेट वेन में। स्टैलेट वेन फिर किस में जाएगा, इंटरलोब्यूलर वेन में। इंटरलोब्यूलर वेन से कहाँ जाएगा, आर्क्वेट वेन में। आर्क्वेट वेन से कहाँ जाएगा, इंटरलोबार वेन में। इंटरलोबार वेन से कहाँ चला जाएगा, रीनल वेन में। एंड वी नो दैट जो आर्टरीज हैं, है ना, जितनी भी आर्टरीज होती हैं, बस पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर वो क्या ले जाती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। और जितनी भी वेन्स होती हैं पल्मोनरी वेन को छोड़कर वो क्या ले जाती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ, जल्दी से हमारा जो रीनल आर्टरी था वो क्या था, मेजर ब्रांच ऑफ अरोटा था, वहाँ से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड है ना, वो हमारा इंटरलोबार आर्टरी में गया। इंटरलोबार आर्टरी से आर्क्वेट आर्टरी, आर्क्वेट आर्टरी से इंटरलोब्यूलर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी से एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरी से एफरेंट आर्टरियोल, एंड एफरेंट आर्टरियोल ब्रेक करके किस में
में डिवाइड हो गया, ब्रेक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस, एंड वी नो दैट पेरिट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस इज प्रेजेंट इन बोथ कॉर्टिकल एंड juxtamedullary nephron, while the vasa recta is only present in the juxtamedullary nephron, and both peritubular capillary plexus and vasa recta join to give the blood to the stellate vein. stellate vein से फिर जाएगा interlobular vein में, interlobular vein से जाएगा हमारा arcuate vein में, arcuate vein से हमारा जाएगा interlobar vein में, interlobar vein से जाएगा हमारा renal vein में, राइट। तो अब एक एक करके हम देख लेते हैं। बेसिकली ये जो रीनल आर्टरी है, इंटरलोबार आर्टरीज है, आर्कुएट आर्टरी है, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज है, ये कैसे कैसे प्रेजेंट होती है आप एक बार इसके डायग्राम को देख लीजिएगा। मैं आपको बेसिकली थ्योरेटिकली रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रेजेंट होती है, बट उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जैसे ये रही हमारी किडनी, तो इसका जो अंदर वाला पोर्शन होता है ये होता है मेडुला, और ये वाला जो पोर्शन है आउटर वाला ये होता है कॉर्टेक्स। तो मैंने बताया था ना कि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है, इसका लूप ऑफ हेनले देखो ये डीप इनटू द मेडुला पेनिट्रेट कर रहा है। वहीं कॉर्टिकल नेफ्रॉन का अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो लूप ऑफ हेनले है ये थोड़ा छोटा है, इसका देखो लॉन्ग है, अंदर तक जा रहा है, इसका थोड़ा शॉर्ट होता है और ये रेस्ट्रिक्टेड रहता है बेसिकली इस कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है। तो अब जल्दी से हम एक बार रीनल आर्टरी, अब हम जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं, ब्लड सप्लाई टू द किडनी। तो हम पहले क्या देख रहे हैं, हम रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी मैंने बताया था आपको, ये क्या है हमारी अ मेजर ब्रांच ऑफ अरोटा विच सप्लाइंग ईच किडनी सेपरेटली, जो हर किडनी को सेपरेटली ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो ये हमारी रीनल आर्टरी, और ये किसकी मेजर ब्रांच है, अरोटा की। इंटरलोबार आर्टरीज की बात करते हैं तो विच एसेंट्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, ये जो मेडुलरी पिरामिड अभी दिखाई थी ना 10 to 15 मेडुलरी पिरामिड, उनके बीच में से एसेंड करती है, ऊपर की तरफ जाती है, इसको हम बोलते हैं इंटरलोबार आर्टरीज। आर्कुएट आर्टरीज होती है, आर्कुएट आर्टरीज विच कोर्स बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, विच कोर्स बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला एंड पैरेलल टू द कॉर्टिकल सरफेस। तो जो कॉर्टेक्स और जो मेडुला का जो रीजन है उसके बीच से ये जा रहा होता है पैरेलल टू द कॉर्टिकल सरफेस। इसके लिए इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में, जो फिजियोलॉजी की टेक्स्ट बुक है, उससे आप एक बार रेफ़र कर लीजिएगा अगर आपको अच्छे से समझना है इसमें, क्योंकि मैं इसको इतना ब्रीफली नहीं बता सकता क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। तो अब हम आगे चलते हैं। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज विच रन्स टूवर्ड्स द सरफेस एंड गिव्स ऑफ द स्ट्रेट ब्रांचेस, राइट। अब एफरेंट आर्टरियोल्स की बात करते हैं तो एफरेंट आर्टरियोल शॉर्ट होती है, थिक वॉल्ड होती है। जो एफरेंट आर्टरियोल होती है, याद रखना, जो एफरेंट आर्टरियोल होती है वो थिक वॉल्ड होती है, वहीं जो ईफरेंट आर्टरियोल होता है वो थिन वॉल्ड होता है। और जो ईफरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर होता है वो स्मॉलर होता है देन द एफरेंट आर्टरियोल। तो जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल है, मैंने क्या बताया, ये शॉर्ट होगा, थिक वॉल्ड होगा, एंड ईच डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल कैपिलरीज, और ये मल्टीपल कैपिलरीज में डिवाइड, ब्रांच में डिवाइड होगा और क्या फॉर्म कर देगा, ग्लोमेरुलस। और ये जो ग्लोमेरुलस फॉर्म कर देगा, और यही मेजर साइट होता है ऑटो रेगुलेटरी रेसिस्टेंस का। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा, या आपने भी पढ़ रखा होगा इन ऑटो रेगुलेटरी रेसिस्टेंस के बारे में, कि बेसिकली जो किडनी है वो ऑटो रेगुलेटरी फंक्शन भी कर सकता है। तो and it is also responsible for the higher hydrostatic pressure in the glomerular capillary than the other capillaries। तो ये बात भी याद रखना, एफरेंट आर्टरियोल शॉर्ट होता है और थिक वॉल्ड होता है, और इसी की वजह से जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होता है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो हाइयर होता है देन द अदर, जितनी भी जो अदर कैपिलरीज है हमारे बॉडी में, उससे सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में होता है, क्योंकि जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल है वो शॉर्ट है और थिक वॉल्ड है, ठीक। The glomerular capillaries exhibit a higher pressure than in the other body capillary, that because the afferent arteriole are the short and thick walled, right? And the efferent arteriole, the diameter, मैंने बताया ना, diameter is smaller to the afferent arteriole but possess a thinner wall। मैंने कि बताया था एफरेंट आर्टरियोल का थिक वॉल है पर डायमीटर उसका ज़्यादा है, वहीं एफरेंट आर्टरियोल क्या है,
थिन वॉल है उसका, बट उसका जो डायमीटर है वो स्मॉलर होता है देन द एफरेंट आर्टरियोल। और इसका वो वॉल थिनर क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है, रिलेटिवली लिटिल स्मूथ मसल्स होते हैं, इस वजह से होता है ऐसा। एंड दीज वेसल्स हैव अ रिलेटिवली हायर रेसिस्टेंस। जाहिर सी बात है उसका डायमीटर छोटा है तो वो हायर रेसिस्टेंस देगा, ठीक। और यही इफरेंट आर्टरियोल हमें पता है ब्रेकअप होकर क्या फॉर्म करता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस फॉर्म करता है और वासा। और जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस होता है वो सराउंड करता है, वो किसके चारों ओर होता है? तो जो कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स है उसके चारों ओर होता है, जो कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में। अब ये बात याद रखना, जो नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलर वाला पोर्शन हो गया, जो बॉमस कैप्सूल ग्लोमेरुलस वाला रीजन है, जो प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल है, जो डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल है, ये सब इसके कॉर्टेक्स वाले रीजन में होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल वाला जो रीजन होता है उसके चारों ओर जो कैपिलरीज है, मैंने दिखाया था नेफ्रॉन के डायग्राम में, ये क्या कहलाती है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सिस कहलाती है। वहीं जो वासा रेक्टा होता है वो पैरेलली रन करता है टू द कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स इनटू द मेडुला, ठीक है। तो जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, जैसे लूप ऑफ हेनले डीप एकदम अंदर तक आ रहा है, उसके जस्ट पैरेलली एक और जो वेसल है वो रन करेगा उसके चारों ओर, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा वासा रेक्टा कहलाता है, ठीक। तो अब तक हमने किडनी का क्या क्या देख लिया। हमने किडनी का बेसिक सब कुछ लगभग देख लिया है। उसका अब हमने ब्लड सप्लाई भी हमने पूरी तरह समझ लिया, कैसे कैसे ब्लड सप्लाई हो रही है। अब हम थोड़े फंक्शंस की ओर आते हैं। तो बेसिकली जो किडनी है उसका फंक्शन क्या है? किडनी बेसिकली कर क्या रहा है? किडनी बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम करता है ना, बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं यूरिन फॉर्मेशन में। तो ये तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है। तो जो यूरिन फॉर्मेशन के जो प्रोसेस हैं बेसिकली क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारा पता है कहाँ पर होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस वाले इस वाले रीजन में होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं क्योंकि ये अंडर द हाई प्रेशर के अंडर होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसीलिए इसे ही हमें क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस में होता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और फिर क्या होता है, उस जो फिल्ट्रेट हमारा यहाँ पर आया है, हमारा बाउमन्स स्पेस में आया है, जो हमारा बाउमन्स स्पेस में हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया आफ्टर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब उसमें से हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। जैसे अगर ग्लूकोज आ चुका है ना, ग्लूकोज वगैरह आ चुका है, कुछ इसेंशियल्स अमाइनो एसिड हैं या कुछ आयंस हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो उसको क्या कर लेंगे हम? रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। क्या करेंगे? रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। रीअब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे कि ये जो हमारा ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो नेफ्रॉन्स की जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं, इससे क्या होगा, ये हमारी इन ब्लड वेसल्स में, ये जो हमारे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, इसके अंदर आ जाएगा जो भी चीज़ रीअब्जॉर्ब होगा। और जो चीज़ हमारे पास एक्सेस में, जैसे कोई आयंस है, पोटेशियम आयन है या कोई भी आयन है एक्सेस में है, तो उसका सिक्रीशन करना पड़ेगा। तो वो ये जो कैपिलरी है इससे कहाँ आ जाएगा? इस ट्यूब्यूल में आ जाए, इस नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में आ जाएगा। तो बेसिकली जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व है? 3 स्टेप। पहले क्या होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, फिर जो ज़रूरी वाली चीज़ होगी उसका हम रीअब्जॉर्प्शन कर लेंगे, और जो चीज़ एक्सेस में है, जो चीज़ हार्मफुल है या टॉक्सिक है, उसका हम क्या कर देंगे? सिक्रीशन कर देंगे, ठीक। तो बेसिकली अगर हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, इसमें हमने पढ़ा था जो GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो 125 ml पर मिनट होता है, यानी 180 लीटर एक दिन में रिलीज़ होगा। बट हम जो यूरिन पास आउट करते हैं वो हमारा 1 से 1.2 लीटर समथिंग एक दिन में हम जो यूरिन निकालते हैं। बट इसका मतलब क्या है कि हम 99% रीअब्जॉर्ब कर ले रहे हैं,
ठीक, हम मतलब क्या हो रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तो हमारा 180 लीटर बन रहा है, बट निकल कितना रहा है वो हमारा 1.2 लीटर निकल रहा है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, 99% जो है रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, जो कि हमारा पीसीटी, ये जो आगे के पार्ट है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, इन सबका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक, तो हमारा पहला स्टेप क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारी ग्लोमेरुलस वाले रीजन में होती है नेफ्रॉन के। तो एक बार हम ये जिस मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर होती है उस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो ये हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, ये जो हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है इसमें बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं। तो जो हमारा पहला होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी की एंडोथीलियम होती है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इसकी जो एंडोथीलियम है उसमें क्या है, फेनेस्ट्रेशंस हैं। फेनेस्ट्रेशन मतलब पोर्स हैं। क्या है, पोर्स हैं। बेसिकली 100 नैनोमीटर के पोर्स होते हैं। और जो ये उसके बाद वाला जो रीजन है, उसके सेकंड जो लेयर है वो हमारी बेसल लैमिना है। अब बेसल लैमिना क्या होती है, तो बेसल लैमिना कुछ नहीं है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये हमें पता है ना, ये वाला जो टफ कैपिलरी है ये क्या हमारी ग्लोमेरुलस है। और ये जो है ये क्या है, हमारा बाउमन्स कैप्सूल है। ये क्या हमारा बाउमन्स कैप्सूल है। इसकी ये पैराइटल लेयर है, ये वाली विसरल लेयर है ना। तो ये बात याद रखनी है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी की और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारी बाउमन्स कैप्सूल की, वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं बेसल लैमिना। और उसके बाद हमारी थर्ड लेयर आती है स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। इसमें क्या होता है, पोडोसाइट्स होते हैं। पोडोसाइट्स क्यों बोल रहे हैं, सूडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर होता है। सूडोपोडिया पता है, अमीबा में जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, कुछ उस तरीके का होता है। तो बेसिकली फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में हमारे 3 चीज़ें हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरी की एंडोथीलियम होती है पहले, और ये इसमें क्या होता है, फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं। फिर हमारा बेसल लैमिना होता है। बेसल लैमिना हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी फ्यूज़ कर जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बाउमन्स कैप्सूल के साथ और फॉर्म करती है बेसल लैमिना। उसको हम क्या बोल देते हैं, बेसल लैमिना बोल देते हैं। और फिर हमारी तीसरी होती है स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन ऑफ बाउमन्स कैप्सूल, जिसमें क्या होते हैं, पोडोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। एक बार इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए। ये हमारी हो गई ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक, और ये जो है ये हमारी क्या है, कैपिलरी की ये एंडोथीलियम है। ये क्या है, एंडोथीलियम है। और यहाँ पर मैंने बोला ना, ग्लोमेरुलर कैपिलरी की एंडोथीलियम में यहाँ क्या होते हैं, फेनेस्ट्रेशन होते हैं, पोर्स होते हैं, मीन्स पोर्स होते हैं। 100 नैनोमीटर के होते हैं। मान लो यहाँ पर ब्लड आया, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है उसके अंदर ब्लड आया, इस कैपिलरी में ब्लड आया, और बेसिकली उसमें क्या होता है, ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन वगैरह ब्लड सेल्स को छोड़कर वो रिटेन कर जाते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी इसके थ्रू पास हो जाती है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम GFR वगैरह देखेंगे, उसमें मैं बताऊंगा। तो जो बेसिकली जो प्रोटीन वगैरह हैं, ब्लड सेल्स वगैरह हैं, वो हमारे रिटेन कर जाते हैं और बाकी सब कुछ इससे पास आउट हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है स्पोर्स के थ्रू और फिल्टर हो जाता है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जो हमारा फिल्ट्रेट बनेगा, उसमें क्या चीज़ नहीं होगा, उसमें कभी भी जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है वो नहीं होने चाहिए, वो नहीं होते हैं। और जो ब्लड सेल्स वगैरह है वो रह जाते हैं, बाकी सब पास कर जाता है। ठीक, और ये हमारी कैपिलरी, यहाँ हमारा प्लाज्मा आया, ये हमारे फेनेस्ट्रेशंस हो गए, कैपिलरी एंडोथीलियम ये रही, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ये जो जा रहे हैं ये क्या है, फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स हैं। और ये क्या है, हमारे फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं। ये जो ट्रांसवर्स लाइन दिख रही है ये क्या है, ये स्लिट डायफ्राम है, राइट।
तो एक बार हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। तो जो हमारी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है ये बेसिकली क्या है, इस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की, एक्सट्रीमली थिन मेम्ब्रेन होती है और इसके पास 5 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर होते हैं। पहली लेयर हमारी क्या है? फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स। तो फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स क्या है? जब विसरल एपिथेलियल सेल लेयर कवरिंग द कैपिलरीज इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इट गिव्स आउट अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस called the pedicles or the feet, interdigitating upon the capillary surface to form the filtration slits of 25 nanometer wide along the कैपिलरी वॉल। तो बेसिकली ये जो फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स है, ये देखो ये कॉन्टीन्यूस नहीं है ना, ये कॉन्टीन्यूस नहीं निकल रही है। इनके बीच में क्या है, ये एक तरीके से फीट की तरह दिख रहा है। ठीक है, फीट की, इसको फूड प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? पेडिकल्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है? कुछ गैप्स आ रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं हम? फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोल रहे हैं, जिसका कितना होता है? 25 नैनोमीटर वाइड होता है। कितना होता है? 25 नैनोमीटर वाइड होता है। ठीक, अब हमारी दूसरी जो लेयर है वो क्या है? हमारी लैमिना रेरा एक्सटर्ना, और इसे हम आउटर सीमेंटा लेयर भी बोलते हैं। ओवरलाइंग, इसके ऊपर क्या है हमारे? ओवरलाइंग द आर द फूड प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट। फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट। तो बेसिकली जो लैमिना रेरा एक्सटर्ना है या आउटर सीमेंटा लेयर है, इसके ऊपर हमारे क्या है? फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स है। एक बार हम उस डायग्राम को देखते हैं। तो ये वाला जो हमारा डायग्राम है, इसके ये लैमिना रेरा एक्सटर्ना इसे बोलते हैं। इसके ऊपर क्या है हमारे? ये क्या है? ये फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स है। ठीक, इसके बाद हमारा जो तीसरा लेयर है वो क्या है? लैमिना डेंसा है। लैमिना डेंसा क्या है? डेंस स्ट्रक्चरल पोर्शन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं? लैमिना डेंसा। तो लैमिना डेंसा क्या है? डेंस स्ट्रक्चरल पोर्शन जो है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन का, उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम बोल रहे हैं लैमिना डेंसा। ठीक, चौथी लेयर जो है वो हमारी क्या है? लैमिना रेरा इंटरना और इनर सीमेंटा लेयर। इट गिव्स इट बेसिकली प्रोवाइड अ बेड फॉर द कैपिलरी एंडोथेलियम। राइट, तो बेसिकली ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये क्या हो गई? फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स। ये फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट कॉन्टीन्यूस तो है नहीं, इनके बीच में जो ये स्पेस है ये क्या हमारा? स्लिट, फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं। ये भी बेसिकली एक तरीके के पोर है जो कि 25 नैनोमीटर की डायमीटर है इसकी। और ये जो है, ये वाली जो लाइन है ये क्या है? ये हमारी लैमिना रेरा एक्सटर्ना है या इसे हम आउटर सीमेंटा लेयर बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है और इसी के ऊपर हमारी ये है ना फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स। ओवरलाइंग दिस आर द फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स। और ये वाला जो रीजन है ये क्या है? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये डेंस स्ट्रक्चरल पोर्शन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की। और ये वाली जो लाइन है ये क्या है हमारी? ये वाली है हमारी ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हमारी क्या है? लैमिना रेरा इंटरना। ये वाली जो लाइन है वो हमारी क्या है? लैमिना रेरा इंटरना। और इट प्रोवाइड बेड फॉर द कैपिलरी एंडोथेलियम। राइट, एंड जो हमारे लास्ट वाली लेयर है वो हमारी कौन सी है? ये है एंडोथेलियल सेल लेयर। अब ये जो एंडोथेलियल सेल लेयर है इसमें क्या है? द एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी इज फेनेस्ट्रेटेड विद द पोर्स ऑफ 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। दीज features allow the plasma filtration with retention of the plasma protein and the blood cells। मैंने बताया ना, इन ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स के थ्रू सब कुछ पास हो जाता है प्लाज्मा का, बट जो प्रोटीन है, जो ब्लड सेल्स हैं वो पास नहीं होते हैं। ठीक, तो बेसिकली हमने जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है वो एक्सट्रीमली थिन मेम्ब्रेन होती है और इसके पास 5 लेयर होते हैं। कौन कौन से 5 लेयर होते हैं? तो पहले लेयर होती है फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स, दूसरी लेयर होती है
लैमिना रेरा एक्सटर्ना या आउटर सीमेंटा लेयर, तीसरी लेयर होती है लैमिना डेंसा और चौथी लेयर होती है लैमिना रेरा इंटरना या इनर सीमेंटा लेयर और फिफ्थ लेयर होती है एंडोथीलियल सेल लेयर, राइट। और हमने इसके बारे में पढ़ ही लिया है। अब जल्दी से हम देखते हैं। फंक्शनली द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन परमिट द फ्री पैसेज ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस अप टू 4 नैनोमीटर इन डायमीटर। वैसे 4 to 7 नैनोमीटर तक के जो सब्सटेंस है उसको ये पास होने देता है, बट 8 नैनोमीटर से ऊपर के जो सब्सटेंस है उसको ये पास नहीं होने देता है। बट अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन जो हमारा एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ये हमारा 7 नैनोमीटर का होता है, फिर भी ये हमारी इस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि हमारा जो एल्बुमिन होता है वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है और ये जो हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसके पास भी एक नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइलो प्रोटीन बोलते हैं। ये भी जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसके पास भी एक नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ना, और ये एल्बुमिन भी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। बट और हमें पता है जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है वो 4 से 7 नैनोमीटर के सब्सटेंस को आने दे रही है, बट 8 नैनोमीटर से ऊपर को नहीं आने दे रही, ब्लॉक कर रही है उसे। बट एल्बुमिन 7 नैनोमीटर का होके भी इस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से पास इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि एल्बुमिन भी नेगेटिवली चार्ज है और जो हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसके पास भी जो प्रोटीन है जिसे हम बोल रहे हैं साइलो प्रोटीन, वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है साइलो प्रोटीन, ये रिपेल करने लगता है इस एल्बुमिन को, जिस वजह से एल्बुमिन पास नहीं होता है। बट अगर इस नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का लॉस हो जाए, ये लॉस हो जाए इस मेम्ब्रेन से, तो होगा क्या? अब ये एल्बुमिन को पास नहीं कर, अब एल्बुमिन पास हो जाएगा इस मेम्ब्रेन से क्योंकि अब ये साइलो प्रोटीन ख़त्म हो चुका है इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से। तो अब एल्बुमिन जब पास हो जाएगा इस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से तो ये एल्बुमिनोरिया कॉज कर देगा। एल्बुमिनोरिया मतलब अब एल्बुमिन हमारे यूरिन में आने लग जाएगा। वैसे इसके कई रीजंस और भी हो सकते हैं, जैसे ये हमारा इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रॉन्स में कुछ दिक्कत आ जाए उस वजह से भी हो सकता है। सिंड्रोम का मतलब पता है ना, कलेक्शन ऑफ डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो एल्बुमिनोरिया का एक ये भी कोज होता है। तो बेसिकली अब हम डिफरेंस कैसे पता कर पाएंगे? तो अगर मिनिमल चेंज हो रहा है, अगर फिजियोलॉजी में ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा बट यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, जो किडनी की फिजियोलॉजी है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ बट हम देख रहे हैं कि यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, तो हो सकता है उसकी जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसका साइलो प्रोटीन लॉस हो चुका हो। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमल चेंज डिसीज़ भी बोलते हैं। ये एक तरीके का इसका अप्लाइड स्पेक्ट्स भी आप कह सकते हो। तो हमें एक बात याद रखनी है, अगर हमें मिनिमल चेंज डिसीज़ भी इसे कहते हैं, अगर हमें बहुत कम चेंज फिजियोलॉजी में दिख रहा है और यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है यानी एल्बुमिनोरिया हो रहा है, तो उस केस में हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है उसका लॉस हो चुका हो। एक बार इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। एल्बुमिन इज अ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन present in the blood. Its size is 7 nanometer, but due to presence of negatively charged protein, sialoprotein in the filtration membrane, it repels the negatively charged albumin and thus do not allow the albumin to pass through filtration membrane. But if there is loss of this negatively charged protein, that is this sialoprotein, from the filtration membrane, the albumin pass through the filtration membrane and cause albuminuria, right? तो अब ये जो हमारी वीडियो है, ये जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है इसका कंप्लीट होता है, राइट? अब हम सेकेंड लेक्चर में इसके
इसके जो सेकंड लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें बेसिकली हम जीएफआर वगैरह, जीएफआर को फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम फंक्शंस ऑफ किडनी एक बार देख लेंगे, है ना, और उसके बाद हम रीनल क्लियरेंस के बारे में देख लेंगे। तो जो सेकंड वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें बेसिकली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। थैंक यू।